3-4 बैचमेट्स तो मेरे फील्ड में मारे गए, जानवर की तरह इनको मारा है। हाँ, जिससे मैं बात करता था इस्लामाबाद को ये नहीं पता था वहाँ हालात कैसे हैं ईस्ट पाकिस्तान। हिस्ट्री में कहीं नहीं है कि आप इतनी फोर्स इस्तेमाल करें और आप उम्मीद करें कि वो आपसे प्यार करेंगे। मैं उस प्लेन पर था जिस प्लेन पे भुट्टो साहब ढाका से कराची आ रहे थे और जब ये उतरे हैं भुट्टो साहब ने कहा हमने पाकिस्तान बचा लिया है। '70 और '71 में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था फील्ड में और मैंने पूरा ये जो बदकिस्मत ड्रामा था तो मैंने ये देखा था कि मार्च के एंड में फायरिंग से पहले 90% बंगाली प्रो पाकिस्तान थे, लेकिन जब फायरिंग शुरू हुई है तो 90% बंगाली हुआ एंटी पाकिस्तान। मुझे वाक़या हुआ जनरल याकूब के साथ गुफ्तगू का 1-to-1, कोई फैमिली रिश्ता था उनके साथ, तो जस्ट 1-to-1 तो वो खुल के बात करते थे। उस ज़माने में वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पूरे ईस्ट पाकिस्तान के, बहुत पावरफुल आदमी। तो मैंने उनसे पूछा मसला क्या है हमारा वेस्ट पाकिस्तानी का इन ईस्ट पाकिस्तान। तो बड़ा ब्रिलियंट आदमी था, तो बड़ी खूबसूरती से उन्हें समझाया। वो कहने लगे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके ड्राइंग रूम में एक बड़ा खूबसूरत मिंग वाज, चाइनीज़ वाज है, प्राइसलेस है, और उस पर आके एक मक्खी बैठ गई है और आपका चैलेंज है कि इस मक्खी को कैसे हमें भगाना है, मारना है और मिंग वास पे चोट ना आए। मुझे याद है उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, चोट ना आए। और आई थॉट अबाउट इट, बहुत मैंने उस पर सोचा कि ये जो लफ्ज़ है वो सम अप करता है कि किसी तरह वाज ना टूटे। और फिर मैंने जो किताब लिखी पाकिस्तान पे, कायदे आज़म पे, मैंने ये कहा कि हमने पाकिस्तानियों ने इतना ज़बरदस्त थप्पड़ लगाया कि वो मक्खी भी उड़ गई अनहार्म्ड और वाज फूटा बिल्कुल। मिंग वाज वाज ब्रोकन अप विच इज़ पाकिस्तान। दूसरा मेरा एक इनकाउंटर हुआ था प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ इस्लामाबाद। उसी वक्त जब मैं ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आया तो कुछ छुट्टी लेके, मेरी वाइफ वहाँ थी, फैमिली वहाँ थी, सब परेशान थे। तो इस्लामाबाद में उनके घर में, वहाँ पर भी वो फैमिली रिश्ता था, तो मुझे 1-to-1 मीटिंग्स होती थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाउ डू यू सी इट, तो कहने लगे नो इट्स ओवर। तो वहाँ जिससे मैं बात करता था इस्लामाबाद में मूड बड़ा अग्रेसिव था और डिल्यूजनल था। उनको ये नहीं पता था वहाँ हालात कैसे हैं ईस्ट पाकिस्तान में, बिल्कुल डिल्यूजन था। मैं समझ रहा था कोई पीस बिल्डिंग करेंगे, ब्रिज बिल्डिंग करेंगे, वो तो दूसरी तरफ जा रहे थे। तो कह रहे थे और ज़ोर इस्तेमाल करो। जब मैं वेस्ट पाकिस्तान आया था ढाका से, साहबजादे याकूब निकाले गए थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पर उनको निकाला था। खबरें थी कि शायद वो हाउस अरेस्ट में, शायद वो ट्राई होंगे, मिलिट्री ट्राइब्यूनल के सामने पेश होंगे। तो मैं उनको मिलने गया कराची, तो वो चौकीदार ने कहा कि वो किसी से मिल नहीं रहे। तो एनीवे मैंने कहा उनको बताओ मैं आया हूँ। तो मुझे फ़ौरन अंदर बुलाया। तो मैं जब दाखिल हुआ हूँ तो ड्राइंग रूम में वो खड़े थे। पहला सवाल उनका था, ब्रिलियंट आदमी थे, पहला सवाल था अकबर हाउ लॉन्ग डू वी हैव, और मैंने कहा 6 months। तो उनको ऐसे लगा कि मैंने उनके पेट में घूसा मारा है, क्योंकि वो बैठ गए कुर्सी पर। कहने लगे 6 months, समझाओ मुझे ये कैसे तुम कह रहे हो 6 months। तो मैंने कहा सर आपकी जो फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज, दे आर यूज टू ट्रेनिंग एंड फाइटिंग ऑन द प्लेन्स ऑफ द पंजाब। ट्रेडिशनली उनकी हिस्ट्री है, उनकी पूरी ट्रेनिंग जो होती है वो इन्फेंट्री आगे जाती है, बैक्ड अप बाय द आर्मर्ड डिवीजन, और इफ नेसेसरी द एयर स्ट्राइक्स कम इन। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर। ये आपको, यू हैव नो आइडिया ये वॉरफेयर क्या। मैं तो फील्ड में हूँ, मैं देख रहा हूँ। आपका पानी कटेगा, आपके पानी पॉइजन होगा, आपको खाने से वो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी, आपकी रोड्स कट ऑफ हो जाएंगी, और इवेंचुअली यू विल बी कम्प्लीटली एनसर्कल और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ही गॉट अ शॉक। और मैंने कहा अगर आपके दुश्मन बीच में दाखिल होते हैं और देयर इज़ नो डाउट कि वो इन्वॉल्व हैं, तो यू विल बी इन डीप ट्रबल। 3-4 बैचमेट्स तो मेरे फील्ड में मारे गए थे। फील्ड में, आप सोचें एक असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में एक जानवर की तरह इनको मारा है फील्ड में, एक दो तो विद देयर वाइफ्स। तो इनसे जब हम बात करते थे इस्लामाबाद में, वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड थे। ब्यूरोक्रेसी जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है जब वो डिस्कनेक्ट होते हैं फील्ड से। तो ना हमारी सुनते थे और ना उनको अवेयरनेस थी कि फील्ड में क्या हो रहा है। तो कहते नहीं, अगर फ़ौजी जाके वहाँ पोस्ट हो सकते हैं तो आप भी जाके उनका मुकाबला करें। तो मैंने कहा सर 3-4 अफसर मारे गए इन द फील्ड, अब किससे, हाउ विल बी इवन कोप विद दिस। सीनियर कॉलीग्स ने 2-3 ने मुझे बड़ा
पुल अप किया कि तुम मत ऐसी बातें करो, और मुझे फिर वो तंजिया तौर पे कहने लगे तुम तो बिंगो लवर हो। बिंगो एक गंदा लफ्ज़ था, वो इस्तेमाल करते थे जैसे अमेरिका में एन वर्ड जिसको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन के, उनका मजाक उड़ाने का, इस तरीके से वो बिंगो लवर्स कहते थे मुझे और मेरी वाइफ को, क्योंकि हम उनको समझाते थे कि आप अगर ऐसा सलूक करेंगे बंगालियों से जो पाकिस्तान के मूवमेंट में आगे थे। पाकिस्तान मूवमेंट कामयाब हुआ बिकॉज ऑफ बंगाल। ये मोस्ट डेडिकेटेड पाकिस्तानी, इनको आप अगर काट के जलील करके निकालेंगे तो हमारा नुकसान है, उनका नुकसान नहीं होगा। अब आप देखें हकीकत क्या है, 50 साल बाद जितने भी आपके फिगर्स हैं, जीडीपी, इनकम, जो एनुअल इनकम होता है, इंडस्ट्रीज़ का, जो भी आप देख लें, हेल्थ जो इंडस्ट्रीज़ हैं हेल्थ और एजुकेशन के, सब पाकिस्तान से बेहतर है। एक बंगाली कपल था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बंगाल का, वो मुझे लड़का मिलने आया दफ्तर में, तो कहने का मेरी बीवी खूबसूरत सी बीवी है, तो उसके पीछे कुछ अफसर लग गए हैं। तो मैंने फिर फ़ौरन उससे कहा कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार है कराची में? उसने कहा हाँ। तो मैं मैं तुम्हें टिकट दिलवाता हूँ, तुम फ़ौरन जाओ वहाँ, 2-4 हफ्ते गुजारो, मैं यहाँ इनको संभालता हूँ। तो वहाँ टिकट मिलना इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, मुझे फिर 2 सीट मिली बिकॉज ऑफ माई पोजीशन। और वो मैंने इसको बताई तुम्हारी 2 सीट हैं, नेक्स्ट फ्लाइट पे तुम निकलो। उन दोनों को निकाला। फिर मैंने जो भी अफसर इनको तंग कर रहे थे उनको बुला के मैंने कहा कि अगर मैंने कभी भी ये सुना तो यू विल बी इन रियल ट्रबल, बिकॉज तुम्हारे बॉसेस, सीनियर बॉसेस को मैं जानता हूँ। और एक बड़ा फेमस केस था, वो मेरे डिप्टी कमिश्नर मुझसे सीनियर थे, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था वो डिप्टी कमिश्नर थे, CSP बंगाली, बड़े सीनियर। तो उनका बड़ा एक पेचीदा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि ये किसी तरह मुक्ति बानी है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अब मुझे पता था ये गलत था। मैंने उसको बुलाकर दफ्तर में मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक फ़ाइल देने वाला हूँ, उसके बाद जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, कुछ मत करो तुम। तो उस फाइल में मैंने उसको फ़ाइल दी, उसमें लिखा था कि ये गद्दार है, उसको गिरफ़्तार करके ट्रायल होएगा वो। तो वो बैठ गया कहने या अल्लाह ये क्या, बिकॉज वो बड़ा वफादार पाकिस्तानी था और बड़ी मेहनत से उसने काम किया था। तो उसके बाद मैंने उसका केस, उसको मैंने कहा मैं तुम्हारा केस इस्लामाबाद भेज रहा हूँ, और क्योंकि तुम CSP अफसर हो, ओनली इस्लामाबाद कैन डिसाइड तुम्हारे साथ क्या होगा, नो वन कैन टच यू, क्योंकि मैंने ये अब सरकारी तौर पे इसका कॉग्निसेंस लिया है। तो बड़ा ग्रेटफुल था। तो हिस्ट्री अजीब होती है। मैनी ईयर्स लेटर मैं यहाँ आया वाशिंगटन DC, तो 9/11 हुआ, प्रेसिडेंट बुश ने एक इफ्तार पार्टी की, डिनर किया। वहाँ मैंने क्या देखा, वही मेरा सीनियर अफसर डिनर पर, वो बांग्लादेश का सफ़ीर बन के यहाँ आया हुआ था। वो इतनी मेरी कदर की, इतनी करीब, घर पे मुझे बुलाते थे सबके साथ, और मुझे अपने राइट हैंड पे बिठाते थे, इतनी इज्जत देते थे। भुट्टो साहब बहुत ही एम्बिशियस पॉलिटिशियन थे, ब्रिलियंट पॉलिटिशियन थे, बड़े अच्छे स्पीकर थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, मैन ऑफ थॉट, ख्यालात उनके थे, एडवांस थिंकिंग थी उनकी। वो सोच रहे थे दुनिया में क्या ट्रेंड्स हैं, चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन में जो बड़ी फेमस तकरीर थी उनकी, जिसमें उन्हें अपने कागजात फेंक के वॉकआउट किया है, वो बड़ी थिएट्रिकल थी। और उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तानी ये देखें और पाकिस्तानी फिर सोच के कहें ये हमारा लीडर है, ये हमारा शेर है, ये खड़े होकर गरजता है, परवाह नहीं है इसकी गोरों के सामने। तो ये बहुत पावरफुल इमेज थी और ये कामयाब हुई है। लेकिन जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान का है, मेरा ख्याल ये है, और लोगों ने इस पर लिखा है, मैं उस प्लेन पर था जिस प्लेन पे भुट्टो साहब ढाका से कराची आ रहे थे, उसी प्लेन पे था, कोई 4-5 सीट्स पे पीछे। और जब ये उतरे हैं, मैं बिल्कुल पीछे था, उतरे हैं ये कराची एयरपोर्ट, और भुट्टो साहब ने कहा यूँ करके कि हमने पाकिस्तान बचा लिया है। मेरे ख्याल में भुट्टो साहब क्वाइट कॉन्शियसली चाहते थे कि, वो कहा भी था उन्हें कि हम यहाँ तुम वहाँ, कि यहाँ मेरी अक्सरियत है, मैं आई विल बी इन द मेजॉरिटी, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान इज़ इन द मेजॉरिटी, वो कंट्रोल करें, मैं जो पाकिस्तान का बचा है, जो भी बचा था उसको मैं कंट्रोल करूँ। अब उसका लॉजिकल नतीजा ये है कि अगर वो ये चाहते थे तो पाकिस्तान कुड नॉट रिमेन एज वन, और यही हुआ, पाकिस्तान कुड नॉट रिमेन एज वन। सिंपल, आप अगर बंगालियों को उनका हक नहीं देते तो ये नतीजा है। इलेक्शंस हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाया था, उसमें बंगाली जीते थे, उनकी अक्सरियत थी, तो आपको हैंड ओवर करना था कि भाई ये आप प्राइम मिनिस्टर, अब आप मुल्क चलाएं,
مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، آسان نہیں تھا، لیکن ان کو آپ کو انصافی دینی تھی. وہ آپ نے انصافی نہیں دی، آپ نے ان کے ساتھ نا انصافی کی. نمبر 1 آپ نے الیکشن کو خراب کیا، ان کو حکومت نہیں دی. نمبر 2 آپ نے پھر ان کے لیڈر کو گرفتار کر کے کہا تم غدار ہو. تو اور پھر اس کے بعد آپ نے شوٹنگ شروع کی، لوگوں کو مارنا شروع کیا. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کہیں نہیں، ہسٹری میں کہیں نہیں ہے کہ آپ اتنی فورس استعمال کریں اور آپ امید کریں کہ وہ آپ سے پیار کریں گے یا آپ کو لو کریں گے. اگر یہ صحیح ہوتا تو ہٹلر اور اسٹالن اور جتنے بھی لوگ ہیں تاریخ میں وہ حکومت کرتے پھر ریسٹ آف دیئر لائفز. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اٹس نیور ورکڈ. آگے کیسے ہم بڑھیں، یہ بہت ہی بڑا سوال ہے. مجھے تو یہ 50 سال کی اینیورسری پر آفٹر 50 ایئرز آف جو ہم سپلٹ ہوئے ہیں بنگال سے، اور ابھی تک 2 مختلف نیشنز ہیں، کوئی خاص تعلقات نہیں ہیں، اور پھر بھی ڈیپ ڈاؤن میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں بھی ہمارے دل میں بھی ایک خواہش ہے، ایک رنجش ہے، ایک یرننگ ہے فار ون انادر. 2 بھائی جب لڑتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، پھر بھی انہیں وہ ایک پیار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ موقع آ گیا ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش یا پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش should reach out and say میں آ رہا ہوں، آئی ایم کمنگ ٹو سی یو. اینڈ اگر کوئی ناراضگی آپ مجھ سے کہیں، اگر آپ کو کہنا ہے کہ آئی ایم سوری، کہیں سب کو سوری، لیکن آپ گلے ملیں اور یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو غصہ ہے، اس کو آپ ختم کریں. کیونکہ آپ نے 2 جنریشنز کھو دی ہیں، 2 جنریشن 71 کے بعد. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ another 2 جنریشنز اور ہم 100 سال بعد سوچیں. اس وقت تک پتہ نہیں کہاں بنگلہ دیش گیا ہوگا اور کہاں پاکستان گیا ہوگا.